हेलो एवरीवन। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मेलोनिक एस्टर से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जा सकता है और काफ़ी एग्जांपल्स भी दिए थे मैंने। आज मैं आपको और बहुत सारे कंपाउंड्स बताऊंगी जो मेलोनिक एस्टर से सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। इनमें से ये जो कंपाउंड है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है बीटा कीटो एसिड। तो बीटा कीटो एसिड का जो फॉर्मूला है वो ये है। हम देख सकते हैं कि एसिड का जो फर्स्ट कार्बन है वो अल्फा है, सेकंड है बीटा, बीटा पर कीटो ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज बीटा कीटो एसिड। इसको हम सिंथेसाइज करेंगे मेलोनिक एस्टर की हेल्प से। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट मेलोनिक एस्टर का एनायन लिख दिया है, इनोलेट आयन जिसको कहते हैं। इसको बनाने का मेथड मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड से जब करवाएंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस से इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो मेलोनिक एस्टर में से एक प्रोटॉन निकल जाएगा और ये एनायन बन जाएगा। इस इनोलेट आयन की रिएक्शन जब एसाइल हैलाइड से करवाएंगे तो ये जो एसाइल ग्रुप है ये यहाँ पर आयन पर जुड़ जाएगा। इस एसाइल के जुड़ने के बाद दो स्टेप्स हैं। एक है हाइड्रोलिसिस यानी जलपघटन। जलपघटन से दोनों एस्टर समूह अम्ल समूह में बदल जाएंगे, यानी CH पर दो COOH लग जाएंगे। और सेकेंड स्टेप है गर्म करना। गर्म करने से डी कार्बोक्सिलेशन होके एक CO2 निकल जाएगा। तो जो पहले दो COH समूह लगे हुए थे अब वो एक रह जाएगा। इस तरह से हम बीटा कीटो एस्टर बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर यदि R की जगह पर CH3 है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यदि ये CH3 है तो प्रोडक्ट है CH3CO CH2 COH, यानी कि एसिटो एसिटिक एस्टर। इसी तरह से हम मेलोनिक एस्टर की हेल्प से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स भी बना सकते हैं। इसके लिए हमको मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन से करवानी होगी वीक बेस की प्रेजेंस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पिरिडीन लिया है। वीक बेस की प्रेजेंस में ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, बल्कि ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, H2O निकल जाएगा। तो इन दोनों के जुड़ने से जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट के हाइड्रोलिसिस और डी कार्बोक्सिलेशन दो स्टेप्स के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स बनेंगे। यहाँ हम मेलोनिक एस्टर की जगह मेलोनिक एस्टर का एल्काइल डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। तो जैसा हम स्टार्टिंग एस्टर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमको एंड प्रोडक्ट यानी कि जो अनसैचुरेटेड एसिड है उसी के अकॉर्डिंग हमको प्राप्त होगा। अभी मैं आपको ये बात एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो ये है मेलोनिक एस्टर और ये है एल्डिहाइड जो मैंने लिया है इस रिएक्शन में। इन दोनों के रिएक्शन से H2O मॉलिक्यूल संघनित होकर निकल जाएगा और ये पूरी मॉइटी इधर जुड़ जाएगी। यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी आ गया है यहाँ से। इस कंपाउंड का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो दोनों एस्टर समूह COOH में बदल जाएंगे और जब इसको गर्म करेंगे तो एक CO2 के निष्कासन के बाद एक COH समूह रह जाएगा, दूसरा हट जाएगा। तो जो प्रोडक्ट है हमारा वो अनसैचुरेटेड एसिड है। हम देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में अनसैचुरेशन है, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन गया। इसी तरह से यदि मैं एल्डिहाइड बदल दूं, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड ले लूं, एसिटल्डिहाइड की जगह पर यदि बेंजल्डिहाइड ले लूं तो यहाँ C6H5 है, तो एंड प्रोडक्ट में भी C6H5 प्राप्त होगा। मेलोनिक एस्टर की हेल्प से एक और कंपाउंड हम बना सकते हैं, वो है साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हमको चक्रीय संरचना की ज़रूरत है, साइक्लिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। देखिए कैसे बनेगा। एक जनरल रिएक्शन पहले मैं बता देती हूँ। जनरल रिएक्शन यहाँ लिखिए, ये है मेलोनिक एस्टर। सपोज हमको ये वाला साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है
n का मान जितना यहाँ पर चाहिए उतना ही यहाँ पर लेंगे हम। तो टर्मिनस पर, दोनों टर्मिनल कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ होना चाहिए और बीच में CH2 की श्रृंखला होनी चाहिए। यदि n = 2 है तो यहाँ पर n = 2 रहेगा और थर्ड कार्बन ये, तो 3 कार्बन का चक्र बनेगा। यदि n = 3 है तो यहाँ पे भी 3 रहेगा, तो चौथा कार्बन ये, 3 कार्बन ये, चौथा ये, 4 कार्बन की वलय बनेगी। तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। इस रिएक्शन में जब आप टर्मिनल कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लगाकर उसकी मैलोनिक एस्टर से रिएक्शन करवाएंगे तो ये 2H और 2Br मिलकर HBr निकल जाएगा, -2 HBr हो जाएगा। और आगे जाके जो प्रोडक्ट मिलता है, जो प्रोडक्ट आगे मिला है उसका हमने वही जैसे हम करवाते आए हैं, जल अपघटन और गर्म करके विकार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे तो हमको डिजायर्ड साइक्लिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में ज़रूरत है साइक्लोब्यूटेनॉइक एसिड की, यानी कि 4 कार्बन वाला साइक्लोब्यूटेनॉइक, यानी कि 4 कार्बन वाली वलय की ज़रूरत है। तो ये CH2 3 चाहिए। तो मैं यहाँ जो कंपाउंड है ये मैलोनिक एस्टर लिया। मैलोनिक एस्टर की रिएक्शन 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन से करवाऊंगी। ये Br और ये Br निकल जाएंगे। इससे पहले हमको मैलोनिक एस्टर का इनोलेट आयन बनाना होगा। इनोलेट आयन बना के फिर इसकी रिएक्शन करवाएंगे। इस रिएक्शन में 2 HBr निकल जाएंगे और ये तीनों CH2 जुड़ जाएंगे। ये है हमारा एडिशन प्रोडक्ट, जिसका आगे जल अपघटन करवाने पर दोनों एस्टर समूह COOH समूह में बदल जाएंगे और फिर गर्म करने पर विकार्बोक्सिलीकरण होके एक CO2 निकल जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा तो CH-COH प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह यदि मुझे 5 या 3 सपोज 3 कार्बन की वलय चाहिए, यानी साइक्लोप्रोपेनॉइक एसिड यदि चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 CH2 समूह बाहर से प्रोवाइड करवाने हैं। तो मैलोनिक एस्टर की अभिक्रिया 1,2 डाइब्रोमो इथेन से करवाएंगे, 2 CH2 वाला कंपाउंड यूज करेंगे। इससे पहले मैंने 3 CH2 वाला कंपाउंड यूज किया था। ये दोनों CH2 यहाँ पे HBr निकल जाएगा, 2H और 2Br मिलके 2 HBr निकल जाएंगे और दोनों CH2 इस कार्बन से जुड़ जाएंगे। इस कंपाउंड का पहले जल अपघटन और फिर विकार्बोक्सिलीकरण करवाने पर साइक्लोप्रोपेनॉइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। एक अन्य कंपाउंड जो कि मैलोनिक एस्टर से बनाया जा सकता है वो है अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि हमको यहाँ ब्रोमीनीकरण करवाना पड़ेगा। ये जो ब्रोमीनीकरण की स्टेप है, ब्रोमिनेशन की जो स्टेप है, ये जस्ट विकार्बोक्सिलीकरण से पहले करवाते हैं। बाकी सब स्टेप्स वैसे ही रहेंगी। यानी मैलोनिक एस्टर लिया, उसका सोडियम इथॉक्साइड से अभिक्रिया करवाई इथेनॉल की उपस्थिति में, तो इनोलेट आयन बना। उस इनोलेट आयन का एल्कलीकरण करवाया हमने, C2H5Br से रिएक्शन करवाएंगे तो C2H5 ग्रुप जहाँ से H निकला है वहीं पर लग जाएगा। इस कंपाउंड का जल अपघटन करवाया, दोनों एस्टर समूह अम्ल में बदल गए। अब विकार्बोक्सिलीकरण से जस्ट पहले हमने ब्रोमीनीकरण करवाया, तो ब्रोमीनीकरण के लिए ब्रोमीन यूज किया। ये एक H और ये एक Br HBr के रूप में निकल जाएंगे और शेष बचा हुआ जो ब्रोमीन है वो इस H की जगह पर लग जाएगा। अब हम इसका विकार्बोक्सिलीकरण करवाकर 2 में से एक COH हटा देते हैं और एक COH रह जाता है। इस प्रकार से अल्फा ब्रोमो ब्यूटेनॉइक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम C2H5 के स्थान पर कोई और एल्किल समूह लेंगे तो वही एल्किल समूह यहाँ लगा हुआ मिलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको हमारा अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा।
अब है सिंथेसिस ऑफ डायोल्स। डायोल जो होते हैं वो दो तरीके से बनाए जा सकते हैं मेलोनिक एस्टर द्वारा। दो विधियों से या दो मेथड्स हैं डाईऑल बनाने के। फर्स्ट मेथड के अंदर हम मेलोनिक एस्टर ले रहे हैं, उसका इनोलेट आयन बनाकर एल्कलीकरण करके ये मोनो एल्किल व्युत्पन्न बनाया। फिर हमने मेलोनिक एस्टर का दोबारा इनोलेट आयन बनाया, ये H निकलकर इनोलेट आयन बना। फिर से एल्कलीकरण करवाया तो डाई एल्किल डेरिवेटिव प्राप्त हो गया। इस डेरिवेटिव का जब जल अपघटन करवाएंगे तो दोनों एस्टर समूह COOH समूह में बदल जाएंगे, एसिड समूह में बदल जाएंगे। और अब जो प्राप्त हुआ उत्पाद यदि उसका हम अपचयन करवा दें, विकार्बोक्सिलीकरण नहीं करवा रहे हैं हम यहाँ पर, अपचयन करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मदद से, तो अपचयन द्वारा या रिडक्शन द्वारा दोनों COOH समूह जो बने थे वो अल्कोहल समूह में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से हमको डाईऑल प्राप्त हो जाएगा। ये जो एल्कलीकरण वाली स्टेप है ये ऑप्शनल है, हम चाहें तो एक एल्काइल ग्रुप लगाएं, दो लगाएं, या हम चाहें तो ना लगाएं एल्काइल ग्रुप, बाकी रिएक्शन ऐसे ही होगी। एक तो ये मेथड है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करवा दें। दूसरा मेथड है इपॉक्साइड की मदद से भी रिएक्शन करवा सकते हैं। देखिए कैसे, ये मेलोनिक एस्टर लिया, मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल से करवाई तो इनोलेट आयन बना, फिर एल्कलीकरण करवाया तो एल्किल समूह लग गया। यदि फिर से एक बार और इनोलेट आयन बनाया सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन करवा के तो ये H निकल गया, एक नया इनोलेट आयन बन गया। इस जगह पर हमको इपॉक्साइड का यूज करना है, तो यहाँ मैंने लिया है एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड। आप देख सकते हैं इपॉक्साइड जो है उसमें एक एल्किल समूह लगा हुआ है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ एल्किल समूह लगाएं या ना भी लगाएं, H भी लगा सकते हैं, प्लेन इपॉक्साइड भी ले सकते हैं। तो जब हम इस इनोलेट आयन की रिएक्शन इपॉक्साइड आयन से करवाते हैं तो ये वलय टूट जाती है, और वलय के टूट जाने से जो CH2 समूह और ये CHR और O है ये पूरा यहाँ पर जुड़ जाता है इस जगह पर। फिर ये O जो है वो एक प्रोटॉन ग्रहण करके OH में बदल जाता है। इस कंपाउंड का आगे जल अपघटन और गर्म करके विकार्बोक्सिलीकरण करवाया जाए तो यहाँ COOH समूह आ जाता है। अब हमको यदि इस COH समूह का अपचयन करवाना है तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करके अपचयन करवाएंगे, और पहले ही एक OH अवेलेबल है, एक और OH अवेलेबल हो जाएगा। अपचयन द्वारा COOH समूह CH2OH समूह में बदल जाता है, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था। हाइड्रोलिसिस से दो COOH समूह बने थे और फिर अपचयन से वो दोनों CH2OH समूह में बदल गए थे। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा, और इस तरह से हमको डाईऑल प्राप्त हो जाता है। तो ये जो मेलोनिक एस्टर है ये बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है। इसकी हेल्प से हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी ये सारी रिएक्शंस। थैंक यू।